नमस्कार। पंजाब केसरी पर हम तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी पर अहम मुद्दे पर हमने जोड़ा है डॉक्टर एमएस कंवर, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के, और उनसे हम बात करेंगे जो कोरोना टाइम्स इस वक्त हम कौन सी स्टेज पर खड़े हैं, वैक्सीन को लेकर क्या स्टेटस है, और दुनिया की पहली टेक्स्ट बुक जो आने वाली है कोविड 19 पर आधारित, उसमें अपना योगदान दिया है डॉक्टर एमएस कंवर ने। डॉक्टर एमएस कंवर जालंधर से, पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, और कोरोना पर जो पहली कोविड 19 पर टेक्स्ट बुक आ रही है, क्या कुछ उसमें इन्होंने लिखा है, क्या कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, ये हम जानेंगे। और अभी बीमारी किस स्टेज पर है, कितनी जल्दी वैक्सीन आएगी, ये तमाम बातें होंगी डॉक्टर कंवर के साथ। डॉक्टर कंवर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी डॉक्टर कंवर, सबसे पहले बुक के बारे में बताइए, क्योंकि जिस हिसाब से पल पल रंग बदल रही है ये बीमारी, मार्च से लेकर अब तक, क्या कुछ आपने कंक्लूड किया है बुक में कोविड 19 पर जो आधारित है? इसका पैटर्न, डिजीज का पैटर्न, वायरस का पैटर्न चेंज होता रहा है और हमें चैलेंजेस मिलते ही रहे हैं शुरू से ही। और किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे, मेडिकल चैलेंजेस थे, सोशल चैलेंजेस थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, वो आप जानते ही हैं। और हमें इनको पेशेंट्स को ट्रीट करने में शुरू में पहले 1-2 महीने में ज़्यादा दिक्कतें आई थी, क्योंकि हम बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे जैसे हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा था, हर रोज़ नई रिसर्चेज आ रही थी। हमारी बोर्ड रूम में हफ्ते में 3 बार मीटिंग हुआ करती थी, तकरीबन 25 कंसल्टेंट्स की। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ एक इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में ही कितने लार्ज स्केल पे इसकी प्रिपरेशंस हो रही थी, और कितनी माइन्यूटली छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करके और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके जो बॉटल नेक्स थे उनको सरपास करने की कोशिश कर रहे थे। इट वाज अ वेरी वेरी ह्यूज चैलेंज। लेकिन ओवर द मंथ्स वी लर्नड अ लॉट। बल्कि हमने अपनी ट्रीटमेंट्स रिवाइज की, रिफाइन की, और हमने फिर प्रोटोकॉल्स बनाए जो बड़े हम स्ट्रिक्टली एडहियर करते थे। और फिर वही प्रोटोकॉल्स हमने इंडिया में दूसरे जगहों पे भी प्रोपेगेट करने की कोशिश की, दूसरे अपोलोस में भी प्रोपेगेट किया। और उसी दौरान ये चीज़ सामने आई। मेरे कोलीग्स ने कुछ ने कहा, बिकॉज आई वाज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद ऑल दीज थिंग्स। हजारों की तादाद में हम पेशेंट्स देख रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने ये कहा कि आप भी एक किताब क्यों नहीं लिखते। मैंने कहा ये किताब लिखना आसान काम है। एनीवे, धीरे धीरे एक लोगों ने भी कंसेंसस इवॉल्व किया दैट आई शुड राइट ए बुक, but then I needed support and help from a whole lot of my colleagues who were the front runners also along with me as foot soldiers. हम सिर्फ कोई किताब लिखने वाले जैसे लिटरेरी लोग नहीं थे। हम वो थे जो ऑन द स्पॉट, द फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो होते हैं लड़ाई में, वो भी थे। हम पीछे कमांडर भी थे, हम पीछे जनरल भी थे, और हम पीछे पॉलिटिशियन भी थे। सारा काम हम खुद कर रहे थे, और साथ में लिटरेचर को स्टडी कर रहे थे दुनिया भर के, और साथ और उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे थे। फिर एनालाइज करते थे कि लिटरेचर में बकवास भी बहुत कुछ आता है, क्या बकवास है, क्या ठीक है, और किसको हम लॉजिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसको फिर हमने उसको एक्सेप्ट भी किया, फिर अपनी पॉलिसीज बनाई। सो इस तरीके से 56 चैप्टर्स हैं, 56 चैप्टर्स, और उसमें 70 के करीब मेरे साथ को ऑथर्स हैं। उसमें 56 में से 12 चैप्टर मैंने ही लिखे हैं, या खुद लिखे हैं, या कोलैबोरेशन के साथ लिखे हैं। तो एडिट भी सारी किताब मैंने ही की है। So it was a huge task. It is almost at the end of the road now. In a few weeks, you will see it on the shelves. It would be launched. तो ये है, उसमें हमने practically every aspect of कोविड को डील किया है, कि कोविड का ओरिजिन कैसे हुआ, वायरल जीनोम कैसे हुआ डेवलप, इसका बिहेवियर, इसका कोरोना वायरसेस का क्या होता है, उनमें कॉमनैलिटीज क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक्स क्या होती है, कैसे पेंडेमिक्स खड़े हुए, पैथोजेनेसिस में डिजीज अंदर घुसती कैसे है, क्या इवॉल्व करती है, क्या क्या एडेप्टिव मैकेनिज्म इवॉल्व करती है, फिर जब अंदर पहुंच जाती है तो अंदर क्या क्या उथल पुथल करती है हमारी बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स में, हमारे टिश्यूज में, हमारे वेसल्स में।
तो उसको स्टडी किया जाता है, उसमें क्या चेंजेस आती हैं। फिर हम उसके मैनेजमेंट के ऊपर बहुत तफसील से चैप्टर लिखे, मैनेजमेंट के चैप्टर भी मैंने ही लिखे हैं। और कि हम हॉस्पिटल में या घर में, पहले घर में हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करें, हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंच गया तो कैसे ट्रीट करें, अगर सीरियस हो गया आईसीयू में पहुंच गया तो कैसे ट्रीट करें, और जब डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट तो हम घर में उनको कैसे फॉलो अप करते हैं, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी है जिसने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा है लोगों का। पोस्ट कोविड स्टेट, पोस्ट कोविड सिंड्रोम, और जिसको मैं लॉन्ग कोविड भी कहता हूँ, उसमें फंसे हुए हैं लोग। दुनिया भर से ये रिपोर्ट्स आती जा रही हैं। हमारे अपने केसेस 3-3 महीने, 4-4, 2-2 महीने के बाद में उनको अभी भी लिंगरिंग ऑन सिम्टम्स चल रहे हैं। सो उनको कैसे डील करना है, ये सारी चीजें उसमें किताब में डिस्कस की हैं। हार्ट के बारे में, किडनीज के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम, डायबिटीज कैसे उसमें शुरुआत हो सकती है, बच्चों में प्रेगनेंसी में एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या थे, नर्सिंग चैलेंजेस, न्यूरोलॉजिकल, साइकेट्रिक चैलेंजेस क्या हैं। सो ऑल सेड एंड डन, जिसमें कुछ भी आप कोविड के बारे में सोच सकते हैं, वो सारा कुछ हमने उसमें इंक्लूड किया। सर्जन्स के चैलेंजेस क्या हैं, सर्जरी करें ना करें, और सर्जरी में क्या क्या एहतियात बरतें, फिर पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो रहा है, वो सारा कुछ उसमें डिस्कस किया। जी डॉक्टर, ये जो बीमारी है, ये जो पैंडेमिक है, इसने पल पल रूप बदला और कैसे पूरी दुनिया को इसने चौंकाया। तो ये बुक, जो टेक्स्ट बुक है, ये कितनी पूरी कितनी अधूरी होगी, और इसके साथ ही साथ आप ये भी बताइए कैसे ये हमारे लिए लाभदायक होगी, इसमें जो भी लिखा हुआ ज्ञान होगा। देखिए 450 पेजेस के करीब इसके हैं, तो इसमें बड़ा एक्सटेंसिव रेफरेंस बुक की तरह काम करेगी ये, क्योंकि अभी तक तो कोई किताब अभी आई नहीं है इस लेवल की। तो जो भी कोई कुछ भी पढ़ना चाहेगा, डिटेल्स जानना चाहेगा, उसको रेफरेंस बुक की तरह सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा हमने हर एक चैप्टर के बाद में रेफरेंसेस 30-40 अगर लिखे हुए हैं, दैट इज फॉर फर्दर रीडिंग, जो कि हर एक टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में होता है। सो दैट इज फॉर दोज पीपल हु वांट टू एक्सप्लोर द सब्जेक्ट फर्दर। जी, अच्छा, अब ये बताइए कि लक्षणों को लेकर, शुरू से लेकर अब तक इसने बहुत तरह के लक्षण बदले हैं। आपने बहुत स्टडी की तो उसको किताब के रूप में भी आप उतार चुके हैं। तो लक्षणों को लेकर क्या कंक्लूजन निकला है, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक कहानी पहुंची है? देखिए कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो तो बिल्कुल परसिस्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल फीवर, फीवर हैज बीन द कॉमनेस्ट सिम्टम, इट हैज रिमेन्ड द कॉमनेस्ट सिम्टम। कफ सेकंड कॉमनेस्ट सिम्टम मैं कहूंगा, लेकिन कई ऐसे फेजेस भी आए जब लोगों को हेडेक्स बड़ा हुआ करती थी, आजकल के पेशेंट्स को नहीं हो रही, कम है, बहुत कम है। लेकिन सोर थ्रोट, कई ऐसी स्टेजेस भी आई जब लोगों को नेजल ब्लॉक की सेंसेशंस बड़ी हुआ करती थी, लेकिन आजकल कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। बॉडी एक्स, वीकनेस, टायर्डनेस, फटीग, छोटी मोटी दर्द यहाँ पे हो रही है, पेट में हो रही है, डायरिया, पहले डायरिया बड़ा कम होता था, अब कई केसेस में फ्रीक्वेंटली डायरिया के कंप्लेंट्स हैं, और डायरिया से कई बार शुरू होता है। सो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमें दिक्कत वो चीज करती है जब पेशेंट कहता है जी मेरे को सांस चढ़ना शुरू हो गया, या मैं चलता हूं तो मेरे को सांस चढ़ता है। आजकल हर एक फैमिली में ऑक्सीमीटर खरीद लिया हुआ है, हर एक फैमिली में ऑक्सीमीटर है, और वो खुद ही आपको बताएंगे जी मेरी ऑक्सीजन इतनी है। 97-98% इज फाइन, लेकिन जब वो 95 से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, 94, 93, 92, वी आर वरीड, दैट मींस द लंग्स आर नॉट नॉर्मल। अगर हम उसका सीटी स्कैन करेंगे, आई विल पिक अप जीजीओ, ग्राउंड ग्लास ऑपेसिटीज, निमोनिक शैडोज, या और भी एडवांस स्टेज में थोड़ी चले जाती है तो क्रेजी पेविंग पैटर्न हम कहते हैं, या और भी बढ़ जाती है तो एडमिट करना पड़ता है आईसीयू में। व्हाट आई एम सेइंग इज कि सांस चढ़ना सबसे एक अहम सिम्टम है। फीवर भी है, क्योंकि फीवर से हमें पता चलता है अगर हाई ग्रेड फीवर चल रहा है तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस काफी एक्टिव है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस एक्टिव है तो सारे ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन चल रही है, लेकिन उसका उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है, जो कि अगर लंग्स में ऑक्सीजन कम करना शुरू कर दे तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है। यह बहुत जरूरी चीज है जानने के लिए। जी, अच्छा, वेव को लेकर, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, ये बहुत सारी बातें होती है। कोरोना वेव्स में क्यों आ रहा है लगातार, और अभी हम किस स्थिति पर मौजूद हैं, किस स्थिति पर हम खड़े हैं? आप यूरोप में देखिए, दोबारा से लॉकडाउन लग गए। यूके में दोबारा से लॉकडाउन लग गया, जो कि 2 दिसंबर को खुलेगा।
और अमेरिका में भी कई जगह पे पार्शियल लॉकडाउन शुरू हो गए, और इंडिया में भी बड़ी ये खबर थी कि शायद दोबारा से लॉकडाउन करेंगे। लेकिन बड़ा सोचना पड़ता है कि लॉकडाउन आप करेंगे तो क्यों करेंगे, उसका क्या फायदा होगा, किस स्टेज पे करेंगे। नाउ वेव्स की बात, नाउ उसके कई कारण हैं। एक मेजर कारण तो ये है कि व्हेन द सोसाइटी, द पीपल, दे बिकम टोटली काइंड ऑफ केयर फ्री, वो तंग आ गए 4 6 महीने 7 महीने में, they thought if this is going to be the life, then so be it, I'm just going out. And this is what happened in Europe, America, and in India also. So people and societal behavior, which when they let their guards down, तो फिर ये चीज फैलनी ही थी, क्योंकि बेसिकली तो ट्रांसमिशन एक दूसरे से ही होना है। अगर आप अपने आप को रोक के रखेंगे, अब सारे तीनों जो हम मेन कहते हैं, मास्क, डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन, अगर उसको संभाल के रखेंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी भी कम होगी, और ट्रांसमिशन होगी भी तो बड़ी थोड़ी मिकदार में होगी। थोड़ी मिकदार में होगी तो डिजीज बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक निकल जाएगी, या बहुत हल्के से निकल जाएगी, ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगी, आपको हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाएगी। दूसरी चीज मैं सोचता हूं कि वेदर हैज ए बिग रोल टू प्ले। सॉरी, नाउ सर्दियां शुरू हुई, cold and dry weather is known to propagate these viruses. चाहे वो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ले लें, नॉर्थ अमेरिका ले लें, या आप यूरोप ले लें, सारे टेम्परेट क्लाइमेट में आते हैं। ठंड बड़ी बढ़ चुकी, कोल्ड क्लाइमेट है, ड्राई भी है। नॉर्थ इंडिया में इस वक्त ज्यादा क्यों है? अगेन सेम रीजन। इसके अलावा एक और चीज जो है, दैट इज द पोल्यूशन। हम जानते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में सस्पेंडेड रहता है पोल्यूशन के टाइम पे, ये आपके AQI इतना ज्यादा है, तो वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, दे बिकम कैरियर फॉर द ड्रॉपलेट्स, नॉट ड्रॉपलेट, सॉरी, फॉर द वायरस के जो बहुत ही छोटे कण होते हैं, जो 2.5 माइक्रोन से कम होते हैं, वो जो होते हैं, दे डू ए पिगी राइड ऑन देम। वो उसके ऊपर सेटल होके वो भी घूमते रहते हैं, वो सेटल नहीं होते, वो सस्पेंडेड रहते हैं। जब सस्पेंडेड ज्यादा देर रहेंगे तो नेचुरली इनहेल ज्यादा होंगे, और ये चीज देखी गई है इंडोर पोल्यूशन में ज्यादा। आउटडोर पोल्यूशन में वो डिस्पर्स हो जाते हैं हवा से, तो इतना प्रभाव नहीं कर पाते, लेकिन इंडोर पोल्यूशन में इसका रोल काफी ज्यादा है। इसके अलावा हम सोच सकते हैं टू सम एक्सटेंट द वायरस इज चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। वो छोटी मोटी म्यूटेशन चलती रहती है, शायद उस चेंज ऑफ कैरेक्टर की वजह से भी सिम्टम जो है वो वेरी करते हैं। आपने शुरू में सवाल किया ये, तो वो सिम्टम वेरी होते हैं। सो थोड़ा बहुत कैरेक्टर चेंज भी होता रहता है। सो प्रोबेबली दैट इज वन रीजन कि हमें डिजीज बार बार देखने को मिल रही है, और शायद वेव्स में भी आ रही है, तो उसमें कुछ कुछ इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन इस चीज का। जी, अच्छा, वैक्सीन को लेकर बहुत विवाद है। मतलब कभी कोई कह रहा है, अपने अपने दावे हैं सबके। थर्ड स्टेज के बारे में कहा जाता है कि थर्ड स्टेज में सबसे वो जो एक फाइन जो एवेल्युएशन है एफिकेसी की, मतलब उस कितनी वो प्रभावशाली होगी, इसके बारे में चर्चा है। तो वैक्सीन को लेकर ये विवाद या फिर जो डेडलाइन है वो कब खत्म होगी? देखिए, वैक्सीन के ऊपर तो जिसके मुंह में जो आए बोल देता है। Unfortunately, there have been some trigger happy people who think that whatever they say they would be published, and that would become a news, and that did become a news, unfortunately. And there have been naam nahi lunga, there have been people from some famous companies, from Pfizer, and from there हाँ, is एक this फाइजर कंपनी के जो मैंने this नोट डाउन किया है, फाइजर कंपनी के हैं एक एक्स vice president, वीपी vice हैं, president, वो कह रहे थे vice कि president. वैक्सीन की जरूरत नहीं, He महामारी he खत्म हो गई है। he talked rubbish. He doesn't know what he's speaking. He's been talking. He's talked rubbish. He must be a disgruntled man. He doesn't know what the world is facing. He says that the pandemic is over. The bugger doesn't know that we are in the middle of the pandemic. People are dying. Look, come to the hospital. These people probably never even visit the hospital setting and see how people are dying, how people are made to struggle to survive. So for छोड़िए इन बातों को, people for one reason or the other, if they want to be in the news, they have ways and means to do that. इसी तरह कैनेडी कंट्रोवर्सी थी. So you know, आप ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन का कुछ रोल नहीं होगा.
ये जरूर बात है कि पुरानी वैक्सीन की हिस्ट्री अगर कोरोना वायरस की देखी जाए, एस SARS-CoV-1 जो 2003 में था, या मर्स जो बाद में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी वायरस था, उसमें आज तक अभी वैक्सीन बन नहीं पाई। लेकिन वो डिजीजेस अपने आप ही डाई डाउन हो गई। स्पोरेडिकली कभी आएंगी कभी इक्का दुक्का केस तो ठीक है, लेकिन वो अपने आप ही खत्म हो गए। सो हम भी ये सोचते हैं कि किसी स्टेज पे SARS-CoV-2, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, इसका जीनोमिक स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो ये भी एक स्टेज पे आके इसका अंत हो जाएगा। लेकिन ये जिस मेगा स्केल पे हुई है, और जिस मेगा स्केल पे 100 साल के बाद में आफ्टर द स्पेनिश फ्लू जिस तरीके से तबाही मची है, उसको आंख मूंद के तो बैठ नहीं सकते थे। सो 150-200 कंपनियों ने एकदम से वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू कर दी। उसमें से फेज 3 पे आप जो पूछ रहे हैं, बहुत कंपनियां ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। इंडिया की भी 3-4 कंपनियां उसमें पहुंच रही हैं। किसी की दिसंबर में शुरू होनी है, किसी की अभी शुरू हुई है पिछले हफ्ते फेज 3 ट्रायल। सो इस तरीके से दुनिया में और जगह पे, जैसे कोवैक्सीन है, सॉरी कोवैक्सीन तो इंडिया की है, मॉडर्ना है, या एस्ट्राजेनेका के साथ में जो ऑक्सफोर्ड की है, या फाइजर की है यूएसए में, इस तरह की और भी कंपनियां हैं जो फेज 3 में ऑलरेडी हैं। और फेज 3 में 25-30 हजार लोगों पे ट्रायल किया जाता है, और उसका उसका सिर्फ एफिकेसी नहीं देखी जाती, उसका साइड इफेक्ट प्रोफाइल बड़े क्लोजली स्टडी किया जाता है। अगर किसी भी स्टेज पे लगे कि कुछ भी साइड इफेक्ट हुआ जो कि वैक्सीन रिलेटेड हो सकता है, तो ट्रायल उसी वक्त रोका जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, चाहे उसमें कुछ हफ्ते टाइम वेस्ट हो जाए। इतनी हालांकि जल्दी पड़ी हुई है, उसके बावजूद उसको रोकना पड़ता है, एनालाइज करके फिर ही आगे स्टेप लिए जाते हैं। इस तरीके से बॉटलनेक्स, रोड ब्लॉक्स बहुत हैं। सो कह रहे थे लोग कि इस साल के एंड तक आ जाएगी, इट वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हमें वैक्सीन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तक मिल जाए, और खासकर जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनको अगर लग जाए, और मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में लोगों को अगर 2021 के एंड तक लग जाए, तो वी शुड कंसिडर आवरसेल्व्स लकी। सो ये कंट्रोवर्सीज तो चलती रहेंगी, लेकिन वैक्सीन की होड़ में ये बताना कि हम 90% एफिकेसी रहेगी, दिस इज ए पॉइंट आई मे नॉट एग्री विद। क्योंकि इसमें वायरस ने अभी कई करैक्टर चेंज करने हैं और कर भी रहा है। और फाइनली एफिकेसी की किस तरीके से आप माप गणना कर पाएंगे, क्योंकि उसको तो एनालाइज करने में 6-8 महीने साल लगता है। तो हम तो अभी अभी की बातें कर रहे हैं कि जल्दी से लगे और उसका इमीडिएटली रिस्पॉन्स हो जाए। सो ये जो 90%, 94%, 95%, दीज आर ऑल नंबर्स टू इम्प्रेस द पीपल। इट मे नॉट बी दैट मच। सो फाइनली माय बॉटम लाइन इज कि वैक्सीन से उतनी उम्मीद ना रखिए जितनी आपको दिखाई जा रही है, और इसमें कई कारण हैं, विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, लेकिन उतनी ज्यादा उम्मीद ना रखिए। लेकिन वैक्सीन स्टिल शुड वर्क पार्शली, एंड जैसे ही आए लगवानी चाहिए जी। तो वैक्सीन तो जब आएगी तब आएगी। वैक्सीन से पहले हमें किसके भरोसे बैठना है फिर? तब तक वही जो आप करते आए हो, सोशल वैक्सीन। सोशल वैक्सीन मींस यू शुड जस्ट बी डूइंग डिस्टेंसिंग एंड यूजिंग मास्क, हैंड हाइजीन, जो जिससे आप अभी तक बचते आए हो वो आप करते रहोगे। आपको इन्फेक्शन हो भी गया, आप रिकवर कर भी गए, इवन देन आफ्टर दैट यू शुड कंटिन्यू दैट प्रैक्टिस। क्योंकि ये मत सोचिए कि एक बार इन्फेक्शन हो गया, आप हल्के फुल्के में निकल आए तो दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो सकता। चाहे हल्का इन्फेक्शन हो, दोबारा इन्फेक्शन भी हो सकता है। आप थोड़ी देर के लिए दोबारा भी कैरियर बन सकते हैं दूसरों के लिए। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। जी। अच्छा, टेस्टिंग, अच्छा हम तो बात कर रहे थे वैक्सीन की रिसर्च को लेकर आपने, या वैक्सीन की स्टेज को लेकर, या एफिकेसी को लेकर, उसकी प्रभावशाली वो कितनी होगी उसको लेकर आपने बात कही। लेकिन यहाँ तो अभी भी टेस्टिंग को लेकर ही बहुत इफ्स एंड बट्स आते जा रहे हैं। कई बार तो ये है कि टेस्टिंग नेगेटिव नॉट इनफ। सॉरी, कई केसेस में ये देखा गया है कि
टेस्टिंग जो है वो नेगेटिव होने के बाद भी वो पूरी बात नहीं है, दूसरे तीसरे टेस्ट में चीजें निकल आती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? We are talking about, I think you are talking about antibody test. So ये जो Yes, antibody yes. test होता है, yeah, this is antibody test. उसमें क्या होता है कि पेशेंट ठीक हो गया तो हम कहते हैं कि आप अपनी IgG इम्यूनिटी देखिए एंटीबॉडी टेस्ट करके कि हमारे अंदर कितनी IgG इम्यूनिटी पैदा हो गई so that we can resist a second infection. देखिए आपको एक बार इन्फेक्शन हुआ, ये तो है नहीं कि आपके साथ कोई और कांटेक्ट दोबारा नहीं आके बैठा और उसने दोबारा आपको वायरस नहीं दिया। तो हम कितनी जल्दी माउंट कर सकते हैं रिस्पांस एंड वार्ड ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिजीज, वो उससे हमें अंदाजा होता है। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों में बड़ी माइल्ड डिजीज होती है, हल्के फुल्के में निकल गए, थोड़ा बहुत 2-3 दिन बुखार हुआ, हल्का फुल्का गला खराब हुआ और उसके बाद में दे वर फाइन, उन लोगों में IgG एंटीबॉडी रिस्पांस भी हल्का रहता है, ज्यादा नहीं होता। सो हम उसको मेजर करते हैं, अगर हम कहते हैं 50-60 से ऊपर हो जाए, 40-50 से ऊपर हो जाए, हम कहते हैं अच्छी इम्यूनिटी हो गई, 100 के ऊपर हो जाए तो हम कहते हैं बहुत अच्छी हो गई। लेकिन ऐसा भी देखते हैं कि बीमार पता है कि कोविड है, पॉजिटिव है, सिम्टम है, उसके महीने बाद 5 हफ्ते बाद टेस्ट हो रहा है तो एंटीबॉडी 0, 1, 2 which is nothing. So ये तकरीबन 80% केसेस में पॉजिटिव होती है। लेकिन जो ज्यादा बीमार रहे होते हैं उनमें तो पॉजिटिव तकरीबन होती ही है, अनलेस कोई इम्यून प्रॉब्लम बॉडी में हो तो पॉजिटिव होती ही होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, लोग अक्सर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि मेरी अगर एंटीबॉडी नेगेटिव है, मैं बीमार भी हो चुका हूं, अब मेरे 6 हफ्ते बाद में मेरी एंटीबॉडी तो बनी नहीं, तो क्या मैं उतना ही रिस्क है मेरे लिए जितना कि एक आम इंसान के लिए, कि मैं दोबारा भी उतना ही वल्नरेबल हूं? नहीं, चाहे वो आपकी एंटीबॉडी पिकअप की गई या नहीं की गई, बॉडी ने सेंसिटाइज कर लिया, मैपिंग कर ली वायरस की, उसका रिस्पांस अच्छा ही होगा। उतना अच्छा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा तादाद में एंटीबॉडी वहां पे पहुंच के उसको न्यूट्रलाइज कर रही है वायरस को, लेकिन होगा। उसके अलावा एक और चीज होती है which we call T lymphocyte immunity. वो T lymphocyte immunity को हम मेजर नहीं कर सकते। IgG को तो हम सीधा ब्लड सैंपल या रिपोर्ट आ जाती है कुछ घंटों में, लेकिन T lymphocyte को नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल रिसर्च लैब्स होती हैं। हालांकि एक नया स्पॉट टेस्ट, T lymphocyte टेस्ट इन्होंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में निकाला है, वो शायद आगे चल के बड़ा काम आए, ये देखने के लिए कि इंसान में 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, IgG और T lymphocyte। IgG को तो पकड़ के बैठ गए कि ये मेरी इतनी है, लेकिन T lymphocyte इम्यूनिटी को अगर हम पता चले कि ये भी हमारी अच्छी है तो मेंटली वी आर सिक्योर, हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में हमारे डिफेंसेस कैसे काम कर रहे हैं। यू गेट माय पॉइंट? सो T lymphocyte इम्यूनिटी हम सोच के चलते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट रिस्पॉन्डर। अगर वायरस बॉडी के अंदर आया तो एक इननेट इम्यूनिटी होती है जिसको आप फर्स्ट एड कह सकते हो, कि फर्स्ट एड की तरह से वहां पे उन्होंने वायरस को कंटेन करने का कोशिश किया। लेकिन वायरस अगर ज्यादा है, वायरल लोड ज्यादा है, ओवरवेलमिंग है, ज्यादा विरुलेंट है, तो वो इननेट इम्यूनिटी कुछ कर नहीं पाएगी। फिर वो जो इननेट इम्यूनिटी है वो बैटन जो है वो दे देती है हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी को कि भाई संभालो, ये वायरस मेरे काबू का नहीं है। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी को बनने में कई हफ्ते लग जाते हैं, कई दिन और कई हफ्ते लग जाते हैं। सो उस दौरान वायरस रेप्लिकेट करता है, वायरस बॉडी में फैलता है। तो वो जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, अगर पहले आप बीमार हो चुके, चाहे हमने मेजर कर पाए या नहीं कर पाए, अगर वो थोड़ी भी है तो अडेप्टिव इम्यूनिटी उस स्टेज पे ही कंट्रोल कर लेगी, बड़ी डिजीज सेकंड टाइम नहीं होने देगी। ये कहने का मतलब। ठीक है। अच्छा, केसेस बढ़ने के लिहाज से भारत के मतलब अमेरिका के बाद भारत का नंबर आ रहा है, लेकिन मौत के मामले में भारत का 9वां नंबर है। तो इसके मायने क्या है? मतलब भारत में क्या जो इम्यून सिस्टम है हमारा बाकियों के मुकाबले सॉलिड है, जो इस वजह से हमारे केसेस जो है या फिर डेथ रेट जो है हमारे यहाँ कम है? एक स्टडी थी, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, लेकिन वो नाम कुछ रशियन टाइप का नाम था।
बट उसमें एक चीज बड़ी अच्छी दिखाई गई थी कि जिन लोगों को कोरोना रह चुका किसी भी फॉर्म में, कोरोना नॉट कोविड-19, दूसरी फॉर्म में कोरोना की वजह से जो दूसरे इसके स्पीशीज हैं जो जिसमें कॉमन कोल्ड हो रहा है, कुछ हो रहा है, अगर किसी को वो चीजें बार बार हो रही हैं या किसी सोसाइटी में किसी रीजन में वो इन्फेक्शन प्रेवलेंट है, तो उससे भी एक इनडायरेक्ट इम्यूनिटी कोविड-19 के लिए भी है, क्योंकि many parts of that envelope, that immunity are already there in your body, तो वो कुछ हद तक प्रोटेक्टिव काम करती है. So we कई कंट्रीज में जिनमें साउथ एशियन कंट्रीज में लेट अस से जिनमें के ये इन्फेक्शन प्रॉबेबली बार बार होते रहते हैं, या जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, जहाँ पे एक दूसरे से इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और कॉमन कोल्ड जैसी चीज तो लगी रहती है कई सोसाइटीज में. तो अगर वहां पे कोरोना की वजह से ये चीजें पनपती रही हैं पहले, तो दे हैव ए वे टू गिव यू पार्शियल इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19. और ऐसे केसेस में ये भी देखा गया है कि जिनके कॉन्टैक्ट केस थे, उनके कॉन्टैक्ट केसेस के थ्रू भी पार्शियल इम्यूनिटी उनको मिल गई, तो उनमें डिजीज इतनी रैम्पेंट नहीं हुई, इतनी सवियर नहीं हुई. अगर सवियर नहीं है, इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो मोर्टेलिटी रेट भी कम होगा. जी. अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि कोरोना बहुत लंबा ये खिंच रहा है सब कुछ. हम डे 1 से लेकर अब तक जो है डिस्कस कर रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगी, हमें कैसे सुरक्षित रहना है, और कैसे कैसे हॉस्पिटल प्ले. इससे पहले हमने कई बार बातें की. तो कोरोना के बिना अच्छे दिन कब आएंगे? हाँ, गोल्डन क्वेश्चन, $1 million क्वेश्चन कि कब आएंगे. जो हमने सोचा था मार्च में वो तो हुआ नहीं, जो हमने जुलाई में सोचा था वो भी नहीं हुआ, जो समझिए सितंबर अक्टूबर में सोचा था कि वी आर राउंड द कॉर्नर, वो भी नहीं हुआ. सो अभी ऐसा लगता है विंटर में क्या रीजन ऐसा हो सकता है कि कोरोना कम हो जाएगा. सो लग नहीं रहा अभी. सो probably we can only be hopeful and optimistic कि when the winter is over, we may see a downturn. और तब तक साथ साथ कुछ हर्ड इम्यूनिटी भी बन रही होगी. हालांकि स्वीडन ने अभी रिपोर्ट किया है कि वहां पे उन्होंने खुला छोड़ दिया सबको, कुछ भी लॉकडाउन नहीं था, कुछ भी प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं थे, वहां पे भी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनी. लेकिन अगर आप दिल्ली की रिपोर्ट्स देखें कि जी एंटीबॉडीज कितने लोगों में पॉजिटिव हैं, उसको देख के लगता है कि पता नहीं 30-40% केसेस में तो इम्यूनिटी बन गई है. अगर बन गई है तो इतने पेशेंट क्यों सामने आ रहे हैं? सो जब तक हर्ड इम्यूनिटी भी 70-80% पेशेंट्स लोगों तक नहीं हो जाएगी प्रेजेंट, तब तक इस डिजीज का अपने आप डाइट डाउन होना मुश्किल है. जी. लेकिन ऐसा लगता है कि ये इवेंचुअली धीरे धीरे करके ओवर द टाइम मोस्टली लोगों को हो ही जाएगा. और जिन लोगों में नहीं होगा वो होंगे जिनमें ऑलरेडी अडेप्टिव इम्यूनिटी बनी हुई है या पार्शियल इम्यूनिटीज बनी हुई है, चाहे उन्होंने थोड़ा बहुत बीमारी हुई, डिटेक्ट ही नहीं हुई, बिना डिटेक्ट किए ही वो ठीक हो गए. देखो ऐसे बहुत से लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनमें डिजीज आई और चली गई, और उनको ना तो आपने टेस्ट किया ना उन्होंने टेस्ट करवाया. हम ये तो नहीं कह सकते कि इसको बीमारी हुई नहीं, होके चली गई, थोड़े बहुत सिम्टम आए और चले गए. सो ये ऐसे लोग भी हैं. सो let us hope that once the winter is over, we will be in a much better situation than what we are in now. अभी तो लॉकडाउन्स भी दुनिया भर में चल रहे हैं. कम्युनिकेशंस की बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रेवल्स की स्पेशली. इंडस्ट्रीज का सत्यानाश अभी चल रहा है, लेकिन वेल द वर्ल्ड इज नाउ कमिंग टू टर्म्स विद लॉट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर टू, और उन्होंने धीरे धीरे खोल ही दिया है जो खोलना था. बट इट इज एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. लेकिन एक चीज जरूर आ गई है सामने कि धीरे धीरे ये भी लोगों को रियलाइजेशन हो गई, especially in a lot of countries, I mean not in all countries, कि the eventual mortality rate is probably close to 1%, close to 1%. तो फिर आदमी ये भी सोचता है 100 में से मेरे को ही मरना है. Okay, now let's live life, let's start earning, let's live life normally. So ये भी एक चीज आती है. वो जो इनिशियल ब्रंट था, जैसे इटली में था
कि 14% डेथ रेट था, स्पेन में 14% डेथ रेट था। दैट वाज बिकॉज एकदम से वाइल्ड फायर की तरह आई और कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स नहीं थे, बेड्स नहीं थे, आईसीयूज में बेड नहीं थे, द हेल्थ केयर वर्कर्स वर नॉट गेट फॉर दैट, पीपीईज तक नहीं थी, और वो खुद इन्फेक्शन उनको होते चले जा रहे थे। तो वो एक बड़ी एक अनयूजुअल अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। लेकिन वो जब एकदम से आग खत्म हुई तो लोगों ने रियलाइज किया कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो अब देखिए सेकंड वेव में बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। सो द टाइम्स हैव चेंज्ड, वी हैव आवर लेसन्स। चलिए, उम्मीद करते हैं इसी तरीके से हम धीरे धीरे इससे बाहर आ जाएंगे। हम आपसे बात करते रहेंगे ताकि इससे जुड़ी हुई बातें जो हैं वो हमारी ऑडियंस तक पहुंच जाएं, तमाम दर्शकों तक पहुंच रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।